ग्रीटिंग्स टू ऑल आवर लिसनर्स। सभी हमारे पॉडकास्ट सुनने वाले दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर दीपक मीना, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फ्लाइजी। नाउ जब भी हम लोग एविएशन में एक एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, हम लोग एक बहुत ही एक एक्सपीरियंस इंसान को इमेजिन करते हैं जिसका 50 या 60 साल का एक्सपीरियंस हुआ हो, बट हियर वी हैव विद अस द वेरी यंग एंड डायनामिक दीपक मीना जी। दीपक मीना जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। जी सुभाषित जी, थैंक यू यार ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। दीपक जी, सो एविएशन में जनरली स्टार्टअप्स होते नहीं, ठीक है, और स्पेसिफिकली इंडियन एविएशन इंडस्ट्री तो हमेशा फॉरेन एविएशन इंडस्ट्रीज के ऊपर ही बेस्ड होता है, ठीक है। बट जब हम लोग मार्केट में डिस्ट्रप्शन की बात करते हैं, तभी आप जैसे लोग who are not directly from the industry come and they see industry in a different way और एक काफी बड़ा चेंज लेके आते हैं। और शायद आप भी इस चीज में बिलीव करते हैं कि एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव टोटली अलग होता है इन सब चीजों से। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फ्लाइजी, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, फ्लाइजी है क्या? जी, तो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ फ्लाइजी क्या है, तो फ्लाइजी इज ऑल अबाउट एनहेंसिंग पैसेंजर एक्सपीरियंस। तो पैसेंजर एक्सपीरियंस जो है, जो बंदा ट्रैवल कर रहा है ना, क्योंकि एविएशन में ना, देखो हमें क्या लगता है, जब भी एविएशन सुनते हैं हमें लगता है कि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, बट ये बड़े एयरक्राफ्ट, बड़े एयरपोर्ट किसके लिए? वो पैसेंजर के लिए। और फ्लाइजी अल्टीमेटली उसी पैसेंजर के लिए काम कर रहा है, जो मैं बोलूंगा जो कोर एविएशन का है ना। अगर पैसेंजर ही नहीं हुआ तो बड़े एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट्स, क्या ही मतलब है उन सबका, कुछ मतलब भी नहीं है। तो फ्लाइजी पैसेंजर एक्सपीरियंस को एनहांस कर रहा है, क्योंकि अभी क्या होता है, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप टिकट बुक कर लो, आप देख लीजिए, अच्छा आप जहाँ डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ क्या होटल्स है, वहाँ क्या घूम सकते हैं आप। बट जो डे ऑफ ट्रैवल है, जिस दिन आप आपकी एक्चुअली जर्नी है, पैसेंजर ना पूरा एकदम अनजान सा होता है कि उससे पता नहीं क्या, उसे ये नहीं पता कि अच्छा उसकी फ्लाइट डिले हो रही है कि नहीं। जस्ट उसे अपनी फ्लाइट का स्टेटस देखने के लिए एयरपोर्ट पे उसे वो बड़ी टीवी स्क्रीन के पास जाना पड़ता है। बोलने को तो बहुत वो चीज है कि अरे यार पैसेंजर ही तो है, चला जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। बट जब वो एक पैसेंजर नहीं, हम करोड़ों पैसेंजर जाते हैं, अब जैसे एविएशन बड़ा हो रहा है तब ये चीज ज्यादा समझ में आती है। तो वो पैसेंजर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम पूरा फ्लाइजी उसी पे काम कर रहा है कि जैसे आप जर्नी के लिए अपना घर छोड़े और जब आप डेस्टिनेशन पहुंचे, तो जो पूरा आपका डे ऑफ ट्रैवल है ना, उसे हम कैसे सीमलेस कर पाए, जहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ही हो, आपके फोन पे हो, आपको किसी से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं हो, रिगार्डलेस आप कौन से देश में जा रहे हो, इंडिया में घूम रहे हो या फिर आप बाहर जा रहे हो, सब कुछ आपके पास हो और पूरा सीमलेस एक्सपीरियंस हो। आपने यहाँ पे एक्चुअली कुछ सही बातें पॉइंट आउट की है कि जो पैसेंजर जो है, जो हर एक बिजनेस पे कोर रहता है, दे से कस्टमर इज द किंग, ठीक है। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में कभी कभार हम लोग पैसेंजर को ध्यान में नहीं रख के बाकी सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे बड़े जहाज हो गए या एयरपोर्ट्स का काफी लैविश दिखना हो गया, ये सब चीजों पे ज्यादा करके बिजनेसेस का ध्यान चला जाता है। सो आप जो ये सीमलेस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, राइट फ्रॉम जब पैसेंजर अपना जर्नी स्टार्ट करता है तो एंड करता है, इसका इंस्पिरेशन आपको एक्चुअली कहाँ से आया? देखिए, इसका इंस्पिरेशन ना, ये मतलब मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस था। तो ये मैं हर समय यही मतलब वो कहानी बोलता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। तो मैं शॉर्ट में फिर से बताऊंगा आपको कि मैं मतलब यूएस के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। तो मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से बीजिंग, फिर उधर से बीजिंग से न्यूयॉर्क थी। बट अनफॉर्चुनेटली जो दूसरी फ्लाइट थी बीजिंग से न्यूयॉर्क, वो मेरी क्या बोलते हैं, मिस हो गई, क्योंकि पहली वाली डिले हो गई थी। और चलो डिले तो पहले भी मेरा बहुत बार हुआ था, पर जो एक्सपीरियंस हुआ मेरा बीजिंग एयरपोर्ट पे, मेरा बैगेज मिसप्लेस हो गया और मुझे ये नहीं पता मेरे बैगेज की इंफॉर्मेशन के लिए मैं कहाँ जाऊँ। वहाँ काउंटर टू काउंटर, बट एयरपोर्ट काउंटर बोलता है एयरलाइन के पास जाओ, एयरलाइन बोलता है यार एयरपोर्ट स्टाफ के पास जाओ, कस्टम्स के पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। तो जो एक्सपीरियंस और एक जो मुझे चीज पता चली, यार पैसेंजर ना बहुत स्ट्रेसफुल रहता है जब वो ट्रैवल करता है। क्योंकि बहुत एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मतलब क्या बोलते, जब भी मैं ट्रैवल करता था तो ऐसा तो नहीं कि मैं कोई मतलब बिजनेस क्लास ट्रैवल, मैं नॉर्मल इकोनॉमी हूँ। तो सबसे पहले थॉट आता था कि कब निकलो एयरपोर्ट, कितने बजे निकलना चाहिए, है ना। तो मैं बार बार गूगल मैप से ट्रैफिक चेक करूंगा। चलो मुझे पता चल गया टाइम। फिर आता है कि एयरपोर्ट में खाना लेके जाओ, कि मैं हॉस्टल से जाता था, तब हॉस्टल में ऐसा तो नहीं कोई पैक करके दे देगा, और आप एयरपोर्ट में पैक करके भी तो खाना मैं खा के जाऊँ, लेके जाऊँ, या भूख लगी क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मतलब ये सर।
और मान लो कि अगर मैं मेरे साथ हुआ था कि मैं जब लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे था, मैं 10 मिनट पहले मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी और 10 मिनट में मुझे पूरा वो करना था, और मुझे भूख भी लग रही थी एट द सेम टाइम, और इतना बोलते ना, इतना भसड़ सी मच गई थी, और एट द एंड मेरी फ्लाइट ही छूट गई थी वो फिर से। तो ये जो एक्सपीरियंस हुआ था मेरा, तो मुझे लगा यार पैसेंजर ना बहुत तकलीफ में होता है, बहुत स्ट्रेस होता है कि उसे पता ही नहीं होता नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होता है। जबकि एक बंदा ट्रैवल क्यों करता है? चलो आप बिजनेस क्लास ट्रैवल हो तो अभी ट्रैवल क्यों करता है? आप कुछ काम के लिए जा रहे हो, लेजर ट्रैवलर हो तो आप घूमने के लिए जा रहे हो। आपका मतलब मकसद क्या होता है यार? मजे करने के लिए जा रहे हो, कुछ एक काम करने के लिए जा रहे हो जो आप चाहते हो सक्सेसफुली हो, चाहे वो घूमना हो या फिर आपको कोई बिजनेस ट्रिप हो, डील हो, वॉट एवर इट इज। बट जब आप घर से निकलती है आपको इतना स्ट्रेस होता है, और जब आप पहुंचते हो ना तो बहुत दिन खराब हो जाता है, और बहुत जो एक्सपीरियंस हो खराब हो जाता है। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया, ये खुद का एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने सोचा इस पे काम किया, मतलब कर सकते हैं। और ये अकेले मेरा नहीं था, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं। एब्सोल्युटली राइट, आपने सही बोला है। इनफैक्ट मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ एविएशन इंडस्ट्री में, इनफैक्ट मैं खुद एक पैसेंजर सर्विस एजेंट रह चुका हूँ, तो हम्म बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि जनरली जो प्रॉब्लम्स रहते हैं कि मेरा बैग है ना ओवरवेट हो हम्म गया है, मुझे वेट के बारे में पता ही नहीं था कि इतना मुझे कैरी करना है, या बैग लॉस हो जाना, बैग डैमेज हो जाना। ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक पैसेंजर कभी ना तो कभी उनके ट्रैवल जर्नी में फेस करता है। इसके अलावा भी जो, जैसे वी दे से वी आर ब्लेस्ड विद ट्रैफिक इन इंडिया, अभी ये भी एक काफी बड़ा हिस्सा हो गया है कि जैसे आप बोल रहे थे कि निकले कब घर से, हम्म डेस्टिनेशन में पहुंचूं तो कौन से टाइम पे पहुंचूं, ताकि मुझे मैं वो ट्रैफिक अवॉइड कर सकूं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं एक ट्रैवलर को। एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ्लाइजी ये सभी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है ट्रैवलर के नजरिए से। देखिए हमारा फ्लैसी पे मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो एक हमें बोलते हैं ना, छोटो में एडवांटेज बोलो, एडवांटेज तो नहीं, मतलब एक चीज है जो हमारे फेवर में काम कर रही है, क्योंकि हम हर चीज को एक नॉर्मल पैसेंजर के उसमें देखते हैं, क्योंकि हम कोई इंडस्ट्री के बंदे हैं नहीं। हम ट्राई करते हैं कि अच्छा अगर ये फीचर या फिर कोई भी चीज मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे कैसा एक्सपीरियंस होगा उस चीज को, है ना। फॉर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लाइट अपडेट। कि मतलब आपको फ्लाइट अपडेट्स पता चल रही है, जो इतना रॉकेट साइंस नहीं है आज के टाइम में देना, बट लोगों को मिलती नहीं है ना। तो मान लो अगर क्या बोलते हैं, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, है ना, मुझे बोर्डिंग टाइम लिखा रहता है, बोर्डिंग बोर्डिंग क्या बोलते हैं पास पे, बट वो बोर्डिंग टाइम पे कब होता है, कब स्टार्ट होता है, नो वन नोस। और मुझे कहीं जाना है, मेरे फोन में आ जाता है कि अच्छा यार मेरी सीट के लिए मेरी बोर्डिंग इतने 10 मिनट में स्टार्ट होगी, तो मुझे पता है। अभी क्या होता है कि आप जनरली देखते होंगे कि एयरक्राफ्ट मतलब एयरलाइंस चाहती है ये जो बोर्डिंग हो ना सीट वाइज हो, बट लोगों को पता नहीं कौन सी सीट का हो रहा है, भसड़ मच जाती है एकदम। वो बोलते रहते वो मतलब जो फ्लाइट अटेंडेंट उधर बोर्डिंग गेट पे बोलते रहते कि 1 to 20 1 to 20, और मैं भी नहीं सुनता कि मुझे, मैं उधर बैठा हूँ और उनकी आवाज मुझे कहाँ तक सुनाई देगी। तो ये एक चीज है। और फ्लाइसी में हम सबसे ज्यादा लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है। देखो मान लो कि मैंने 10 प्रॉब्लम फेस की है, बट हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम जो मैंने अपनी जर्नी में, क्योंकि ऐसा तो नहीं मैं बहुत ज्यादा उड़ा हूँ, मैंने भी मतलब अभी मैं 22 साल का हूँ और एक लिमिटेड ही जर्नी ट्रेवल की है। तो लोगों से बात करते हैं हम कि मान लो जो लोग है ना, अच्छा आपका कैसा एक्सपीरियंस होता है, आप क्या चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, और उन सब में से कॉमन पॉइंट्स लेते हैं। और जो कॉमन पॉइंट्स आते हैं उसके ऊपर देखो काम करते हैं कि हमारा टेक्निकल या जो भी है ऑपरेशन पर्सपेक्टिव पे, बट एक लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और जहां आपके लोग कोर हो ना, क्योंकि जहां लोगों से ही पूरा बिजनेस चलता है एविएशन, जैसे मैंने पहले कहा था कि पैसेंजर्स है, इसीलिए एयरपोर्ट्स को इतना बड़ा इतना सुंदर बनाया जाता है। हर एयरपोर्ट का आजकल एक्सपेंशन हो रहा है नोएडा में, पता नहीं मतलब वर्ल्ड का बिगेस्ट नहीं बट वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट जो बन रहा है, वो किसके लिए बन रहा है? पैसेंजर्स के लिए। तो उन्हें अगर नहीं जानेंगे तो क्या ही बना के कर लेंगे। तो पैसेंजर्स को जाना बहुत जरूरी है। बहुत सही बोला सर आपने। लेकिन सर एविएशन इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो यस, सबको पता है कि हमें पैसेंजर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एंड सब जन उस पर वर्क करने की उसके तरफ आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैलेंज इसका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, कि जब भी हमको कुछ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमको एयरलाइन का जो रिजर्वेशन एंड टिकटिंग है अगर उनको हमारे सिस्टम के साथ इनकलकेट करना है, तो हमको आयाटा
और बाकी जो इंटरनेशनल एजेंसीज है और जो नेशनल एजेंसीज है, इनके पास से बहुत सारा रेगुलेटरी हर्डल को क्रॉस करके करना पड़ता है। आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम्स भी आपने फेस की होगी, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अगर आप उसके ऊपर हमको एनलाइटन कर सकते हैं। ये देखिए, आपने सही कहा कि एविएशन इंडस्ट्री आई वुड से कि वन ऑफ द बिगेस्ट रेगुलेटरी इंडस्ट्री है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इंडस्ट्री है ना। मतलब अगर इधर से थोड़ी सी ऊंच नीचे कहीं हो जाती है, जो एयरक्राफ्ट में मतलब जो 300-400 लोग बैठे पूरे उन सबकी जान का मतलब वो हो जाता है तो बट अभी जो प्रेजेंट टाइम है, अभी ना एक आउटसाइडर के लिए भी ये रेगुलेशन समझना इजी है। रीजन ये है, सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा है, बस आपको खोजने की दूरी है। देखो, आईटा के बहुत बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। हम भी इसमें मतलब आई वुड से नॉट से कि अभी काम करें, बट हमारे एक है कि फ्यूचर में शायद से काम करेंगे, जो है कि बैगेज ट्रैकिंग। मतलब आपको पता चले मैंने लगेज तो दे दिया, बट अब पैसेंजर को हमेशा होता है खो ना जाए यार बैगेज, जो कॉर्सोल बेल्ट पे भी आता है, मैं देखता रहता हूँ कि कब आ रहा है कब आ रहा है। तो उसके बारे में अपडेट करना बहुत छोटी, बहुत मतलब अच्छी चीज है और बहुत छोटी सी लगती है, पर जो रेगुलेशन है इसके बहुत ज्यादा है। मैं नाम सॉरी भूल गया, वो रेजोल्यूशन आईटा 753 है शायद से वो रेजोल्यूशन, या ऐसा कुछ है। पूरे पूरा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है उन्होंने कि कैसे करना है आपको। अगर चलो कोड भी करना है कुछ, वो कौन से लैंग्वेज में करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है तो क्या क्या आपको प्राइवेसी पॉलिसीज का ध्यान देना पड़ेगा, आप किसके साथ कैसे शेयर, मतलब डेटा कैसे शेयर करना है ना। मतलब मान लो मैं पैसेंजर को दे रहा हूँ कि यार उसका बैग 10 मिनट में अराइव हो रहा है, वो डेटा कैसे देना है, वो भी एक फॉर्मेट है, मतलब पूरा रेगुलेटेड वे है। सो रेगुलेटरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा ये होता है कि यार आपके पास पूरा मटेरियल होता है, बस वो ढूंढने वाले का ऊपर होता है कि कैसे इसमें आपको ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स मत सोचो, जो है ना उसके हिसाब से काम करोगे। इतने सारे रेगुलेशन है, इतने सारे रिजोल्यूशन है आईटा के, एसी मतलब एसी आई के जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, फिर अपना यूएन, शायद से यूएन ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ है, मैं नाम भूल गया उसका। तो इन सब के बहुत सारे से है जो इंटरनेट में पड़े हुए हैं। और जैसे मैं आईटा का कह रहा था आपको बैगेज ट्रैकिंग वाला, तो ये हुआ कैसे था, जो अब डेल्टा एयरलाइंस है यूएसए में, उन्होंने पहली बार ये बैगेज ट्रैकिंग वाला किया था। उन्होंने किया था आरएफआईडी की मदद से, है ना। उन्होंने किया था, फिर आईटा ने पूरा रेजोल्यूशंस बनाया कि यार ये पैसेंजर्स, और आईटा के रेजोल्यूशन के हिसाब से 2021 तक ये काम हो जाना था मतलब वर्ल्ड वाइड, बट पर पेंडेमिक आ गया, है ना। और द सेकेंड थिंग इज, डेल्टा ने इसमें $50 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बट इतना हर देश इतना और हर एयरलाइन इतना अफोर्ड नहीं कर पाती। तो उन्होंने इसे ओपन एंडेड रख दिया, बस एक रेजोल्यूशन बना दिया, कोई भी चाहे वो कर सकता है। तो रेगुलेटरी इंडस्ट्री में ना आपके पास रिसर्च करने की दूरी है, आप रिसर्च कर पाओगे, आपको हर चीज का आंसर मिलेगा। एब्सोल्युटली राइट। एंड एविएशन इंडस्ट्री की एक खास बात ये भी है कि रेगुलेशंस की वजह से हमको बहुत सारे स्टैंडर्ड एसओपीज और गाइडलाइंस मिल जाते हैं, जैसे आपने बोला अभी, तो जिसके ऊपर काम करना इजी रहता है। पूरा इंडस्ट्री वाइड एक ही स्टैंडर्ड और एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सभी एयरलाइन फंक्शन करते हैं। राइट सर। सर, हर एक इंडस्ट्री का, जैसे आप भी अभी बोल रहे थे, कोर उनके कस्टमर्स होते हैं, लेकिन अभी कोविड आ गया है, ठीक है, पैसेंजर नंबर्स काफी ड्रॉप हो गए। करंटली हम लोग अभी सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक में है, एंड अगेन फिर से लास्ट ईयर जैसी परिस्थिति आ गई है जहाँ पे पैसेंजर नंबर्स डिक्लाइन हो रहे हैं, बहुत सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं अभी जस्ट कल की ही बात है, हैदराबाद एयरपोर्ट से तकरीबन डेली बेसिस पे 100 फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, फ्लाइट्स। तो जहाँ पे हमारा बिजनेस इतना पैसेंजर्स के अराउंड डिपेंडेंट है, अगर पैसेंजर्स ही ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सो आपके एज अ बिजनेस को कितना वो इम्पैक्ट कर रहा है? देखिए, नो डाउट पेंडेमिक मतलब ये जो कोविड है, इसने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, सबसे ज्यादा एविएशन इंडस्ट्री को ही किया, ट्रैवल में भी, एविएशन इन पर्टिकुलर। क्योंकि बीच में जब क्या बोलते ट्रैवल स्टार्ट हुआ था थोड़ा बहुत, मतलब कोविड फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में जो गैप था, तभी भी लोग ट्रैवल कर रहे थे, बट बाय रोड ज्यादा हो रहा था। बाय एयर तो अभी मतलब जो प्री कोविड 65-70 के आसपास ही ट्रैफिक था, है ना। और अभी तो बहुत कम हो गया है। तो इफेक्ट मैं दो फेजेस में बोलूंगा। जो फर्स्ट वेव थी, मतलब जो पहली बार आया था, तो फ्लाइजी को उसमें बेसिकली फ्लाइजी स्टार्ट हो रहा था उस टाइम, वी वर एस्टैब्लिशिंग आवरसेल्व्स। और जो सबसे बोलते ना बड़ा पॉइंट और जो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो हमारे लिए था, कि एयरपोर्ट और इंडस्ट्री को समझ में आया कि यार पैसेंजर पे कॉन्सेंट्रेट करना कितना इंपॉर्टेंट है।
फ्रॉम द रेवेन्यू पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम कि उनका चलो एक्सपीरियंस होना, अच्छा एक्सपीरियंस हो, रेवेन्यू कैसे कमा, है ना। तो इसमें मतलब एयरपोर्ट के लिए दो, मतलब ब्रॉडली दो टाइप ऑफ रेवेन्यू होते हैं, एरोनॉटिकल, नॉन एरोनॉटिकल। और इंडिया में मेनली जो रेवेन्यूज एयरपोर्ट कमाते हैं वो एरोनॉटिकल। अगर बड़े बड़े एयरपोर्ट छोड़ दो, दिल्ली, बैंगलोर, इन छोड़ दो, बट इंडिया में 111 एयरपोर्ट अभी ऑपरेशन, 111-12 के आसपास है डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पूरे ऑपरेशन। तो वो नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू से कमाते हैं। नॉन एरो रेवेन्यूज तो ऑल नेग्लिजिबल से है ना। बट अब पेंडेमिक आया, एयरलाइंस उस हालत में नहीं कि वो इतना ज्यादा रेवेन्यू दे पाए। और ऐसा बात नहीं शॉर्ट टर्म का है, एयरलाइंस की हालत रहेगी 2030-24 तक। भाई एयरलाइंस आएगी जब वो जो 2019 में थी ना उस लेवल पे। और आपको पता है कि 2019 मतलब पहले भी एयरलाइंस प्रॉफिटेबल नहीं होती। उस इंडस्ट्री में जहां पहले ही आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, उसमें इतना बड़ा पेंडेमिक आ जाए, इतने बड़े क्राइसिस आ जाए, उभरने के लिए टाइम लगेगा। तब एयरपोर्ट्स को समझ में आया कि नहीं यार, हमें एक एडिशनल प्रॉपर रेवेन्यू सोर्स डेवलप करना है। अब आता है कि कैसे करें। अब एक मतलब मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा फिर से, मतलब कुछ फिगर्स है। तो जो ACI जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने जो सर्वे किया, उसके हिसाब से अगर आप जो कॉमर्शियल एरिया है ना उसे 1% से अगर बढ़ाते हो तो आपका नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू 0.2% बढ़ता है बस। बट अगर आप पैसेंजर एक्सपीरियंस को 1% से बढ़ाते हो तो आपका नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू 1.5% बढ़ता है। विच मीन्स कि आप पैसेंजर एक्सपीरियंस को अच्छी तरह करें। अब पैसेंजर क्या चाहता है? पैसेंजर ये चाहता है कि उसे स्ट्रेस ना हो, उससे सारी चीजें सेल्फ सर्विस हो जाए, वो किसी से इंटरेक्ट ना करे, उसे कहीं जाना कि आपको मान लो एक सिंपल से सैंडविच लेना है ना। आपकी फ्लाइट है बोर्डिंग गेट 1 से, आपको तो आइडिया नहीं कि बोर्डिंग गेट 20 या 30 पे क्या मिल रहा है ना। तो अब मैं चाहता हूँ ना मुझे ऑप्शंस मिले, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे मैं चूज करूंगा और उतना मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं सीट पे बैठे बैठे ही कहीं मूव नहीं किया, मैंने 1 इंच भी मूव नहीं किया, पूरे एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर लो और मैं बाय कर रहा हूँ। क्योंकि अभी एक गेट नंबर 1 का पैसेंजर बस उसे बस 3-4 दुकानें दिखती है जो गेट नंबर 1 के आसपास है, उधर से बाय कर लेता है। ऑप्शन मिलता है तो लेता है नहीं मिलता तो छोड़ देता है। बट इससे क्या होता है कि हाँ आप पूरे एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर पाओ। तो उसमें हमें ये फायदा हुआ कि हम एयरपोर्ट से टाई अप कर पाए, उन्हें बता पाए कि यार कितनी जरूरत है इस चीज की। इस क्योंकि आप मैं थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं पीछे, अगर जब स्टार्ट किया था पेंडेमिक से पहले, जब मैंने एयरपोर्ट से बात की थी, उनका पर्सपेक्टिव ये था कि हमारा खुद का तो ऐप है, हर बड़े एयरपोर्ट का ऐप होता है, उनका हमारा ऐप है। तो बट आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे, मैं एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, बट हाँ जितना मुझे थोड़ा बहुत याद है, जो हिथ्रो एयरपोर्ट है ना, उसका ऐप उन्होंने चालू किया था ऑलमोस्ट 10 से 11 साल पहले, 2010 या 11 में। उसके डाउनलोड्स अभी बस 100,000, मतलब 1 लाख डाउनलोड्स के आसपास है प्ले स्टोर पे, और ऐप स्टोर पे मान लो अगर 1 लाख है तो 2 लाख। और उसका जो एनुअल ट्रैफिक होता है वो शायद से 60-70 मिलियन के आसपास होगा। 70 मिलियन। हाँ इतना इतना। तो आप देख रहे हो डिफरेंस। तो पैसेंजर्स नहीं चाहते हर एयरपोर्ट का डिफरेंट ऐप डाउनलोड करें, पर एयरपोर्ट तो चाहते हैं कि पैसेंजर के साथ कनेक्ट करें। अब आप कितना भी बड़ा एक बैनर लगा लो एयरपोर्ट पे, बहुत बड़ा लगा लिया मैंने गेट नंबर 1 पे बैनर, बट गेट नंबर 30 वाले बंदे को कुछ पता ही नहीं होगा क्या कितना बड़ा बैनर दिखेगा नहीं ना, वो तो एक फिजिकल चीज है। तो ये चीज उन्हें समझ में आई, और ये हमें मतलब थोड़ा फायदा हुआ एयरपोर्ट से, और जो उधर पार्टनर्स करने मतलब पार्टनरशिप और हमें स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था। अब अगर से सेकेंड वेव की बात करो तो हाँ, सेकेंड वेव एक झटका था ऑनेस्टली। किसी ने मतलब मैं क्या, किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था, सरकार ने भी इमेजिन नहीं किया था यार इतना बड़े लेवल तक हो जाएगा, है ना। बट अब चीज ये आती है कि हो तो गया, अब तो नहीं रोक सकते, हो गया आपके हाथ में नहीं है, अब कैसे करेंगे। तो अभी चीजें थोड़ी स्लो डाउन है, बट इतना वी आर श्योर ऑफ कि यार जैसे थोड़ा होगा ना, मैं टाइम अगर बोलूँ तो दिवाली, अक्टूबर नवंबर या एंड ऑफ द ईयर, तब तक ट्रैफिक फिर से डोमेस्टिक, स्पेशली डोमेस्टिक ट्रैफिक फिर से आएगा। और फ्लाइजी फिर से, मतलब फ्लाइजी फिर से जो पिछली बार जो था जनवरी या दिसंबर में, उससे ऑलमोस्ट 3-4x ज्यादा ग्रोथ करेगा उस पीरियड ऑफ टाइम में। क्योंकि और अभी का जो टाइम है, हम हमारा जो प्रोडक्ट है उसे और अच्छा बना रहे, थोड़ा और चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन कर रहे कि यार और कैसे इम्प्रूव किया जा सकते हैं, और कैसे हम अच्छा मतलब लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए। कोविड से रिलेटेड कैसे कैसे पैसेंजर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, उनकी नीड्स चेंज हो रही है, ये सब हम थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं अभी इन द मीन टाइम। Right, sir. I mean,
जब भी हम लोग नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू की बात करते हैं या इन जनरल रिटेल की बात करते हैं, तभी पैसेंजर का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पैसेंजर का ट्रैवलिंग पैटर्न क्या है या शॉपिंग हैबिट्स क्या है। और क्योंकि एयरपोर्ट पे शॉपिंग, ऑल्दो हम लोग इसको बोलते हैं कि हम लोग एक शॉपिंग मॉल का एक एक्सपीरियंस क्रिएट करने को देख रहे हैं, बट मोर और लेस शॉपिंग मॉल में कोई एक टाइम बाउंड वे में नहीं आता है। वेरएल्स अगर आप एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस देखें तो पैसेंजर का जब भी सिक्योरिटी खत्म हो गया है, वहां से लेके बोर्डिंग गेट तक जाने जितना जो टाइम है, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है जहाँ पे आपको कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है। नाउ आप ये जो डिफरेंट डेटा है, पैसेंजर के जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा आपको मिल रहे हैं, आप उसको कैसे आपके ऐप में इंटीग्रेट कर रहे हो, या व्हाट इज द टेक्नोलॉजी व्हिच इज ड्राइविंग फ्लाइजी? जी, तो डेटा पे मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, जो आपने बोला था कि बहुत लिमिटेड टाइम बाउंड होता है पैसे, आपको बोलना मतलब एक बोलते हैं इन्फ्लुएंस करना होता है लोगों को क्या बाय करो। तो इसमें पता है दो चीज कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। अभी सबकी लाइफ फास्ट हो रही है, एयरपोर्ट्स भी चाह रहे मतलब इंडस्ट्री इन जनरल चाह रही है कि पैसेंजर प्रोसेसिंग फास्ट हो, कि टिल द टाइम द पैसेंजर एंटर्ड, जब वो बोर्ड करे वो बहुत मतलब फास्ट हो जाए, इमिग्रेशन प्रोसेस आपका सारा फास्ट हो जाए, है ना। बट एट द सेम टाइम ये जितना फास्ट होगा उतना कम टाइम स्पेंड करेगा। ऐसा भी नहीं रहा कि चलो कोविड का तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कोविड थोड़े महीनों तक रहेगा, बट ऐसा नहीं रहेगा कि आपके एक साल बाद भी लोग 4-4 घंटे पहले एयरपोर्ट आए, ऐसा नहीं होने वाला है ना। वो भी मतलब 1 घंटे पहले, या क्योंकि हर किसी की लाइफ फास्ट हो रही है, इधर टाइम कम हो रहा है, बट आपको इन्फ्लुएंस करना है पैसेंजर्स को कि वो बाय कर। तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले से पैसेंजर्स को बताओ कि एयरपोर्ट पे क्या है। और इस चीज के लिए अभी ऐसा इतना सॉलिड डेटा नहीं है, क्योंकि कोई कर नहीं रहा इस चीज को। बट ये चीज जो फ्यूचर में आने वाली है, और शायद से कुछ लोग हो सकते हैं जो मेरी बात से कॉन्ट्राडिक्ट अपनी अपना है, बट व्हाट वी फील कि दिस इज द थिंग जो फ्यूचर में आएगी। एंड जब आपको पैसेंजर्स को पता है ना कि एयरपोर्ट पे मैं जा रहा हूँ तो ये चीज अवेलेबल है, आई कैन जस्ट मुझे ज्यादा दिमाग या माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, मैं बस करूँ और मेरे गेट पे आ जाए। और जो डेटा की अगर बात करूँ, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ गेट डिलीवरी वाली चीज है ना। तो फॉर इंस्टेंस अभी क्या मैंने बोला था ना आपसे कि 1% अगर कॉमर्शियल एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेवेन्यू, जो नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू इंक्रीज होगा 0.2%। बट अब इतनी लैंड तो है नहीं कि हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर पाए, है ना। और तो इसमें क्या कर सकते हैं अब? एयरपोर्ट्स के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं दुकान, क्योंकि एरिया लिमिटेड है। क्लाउड किचन, अगर आप क्लाउड किचन के शॉप्स जो भी हो, उधर आप क्या बोलते हैं स्टैब्लिश कर दो, जहां कुछ ऐसे फिजिकल स्टोर नहीं है, क्योंकि पैसेंजर्स जाते नहीं फिजिकल स्टोर्स में, उन्हें बस पता है ये आइटम्स अवेलेबल है, मैं बाय कर लेता हूँ। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग ने ऐसा कर दिया ना मतलब बंदों को, क्या आई मीन इन जनरल पब्लिक को, कि हमें बस ऑनलाइन पता चल गया चीज है, ओके बाय कर लो। अभी हम कहाँ जाते हैं कि आपको कपड़ा भी लेना है आपको, कि आप कहाँ जाओगे शोरूम में या फिर चेक करोगे, आपको घड़ी भी लेनी है, कोई मतलब महंगा फोन भी लेना है, आप नहीं जाते कोई शॉप में उसका देखो कि अच्छा कैसा है, आप बस देखते हो ऑनलाइन, ओके ये अवेलेबल है मैं ले लेता हूँ। और वही चीज एयरपोर्ट पे भी इम्प्लीमेंट करनी है हमें। तो जो ये डेटा है, मैंने बोलने को तो बहुत मतलब इजीली बोल दिया, बट इम्प्लीमेंटेशन इसका थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा ये मैंने बोल दिया, ये तो मतलब आइडिया मैंने एक्सपोज कर दिया हमारा। इट्स नॉट लाइक दैट। इसके पीछे मतलब पूरा डीप डाउन तो मैं नहीं जा सकता अभी जब तक हम इम्प्लीमेंट ना करें, बट द थिंग इज ये छोटी छोटी जो चीजें है ना। अब इसमें एक और चीज जो आ जाती है वो है कि जो पैसेंजर्स है ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते फूड कोर्ट एरिया में, जो सिटिंग एरिया होता है, तो उधर पैसा क्यों इन्वेस्ट करना? ये मेरे परसेप्शन से, इसके लिए भी कोई सॉलिड डेटा है नहीं, बट ये सॉलिड डेटा फ्लैजी बना रहा है कि अच्छा, सो दैट हम एक बोलते हैं फैक्ट्स के साथ ये प्रूव कर पाए और जान पाए अच्छी तरीके से चीजों को कि अच्छा पैसेंजर्स ऐसा चाहता है। हो सकता है मैं गलत हूँ अभी जो मैं बोल रहा हूँ, पर जो हमें डेटा है एक साल बाद वो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हो, बट ये जो डेटा है वो हेल्पफुल करेगा एक ये इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। क्योंकि एयरपोर्ट्स आप भी जानते हो, जैसे जो उड़ान स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो शायद से 100 एयरपोर्ट मतलब नहीं बन रहे इंडिया में, और टियर 2 टियर 3 सिटीज में बहुत ज्यादा मतलब एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, और उधर ट्रैफिक भी बहुत बढ़ रहा है। मतलब अगर आप डोमेस्टिक ट्रैफिक देखो स्पेशली तो बहुत बढ़ रहा है। और पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, सब कुछ ऑन कैसे करेंगे?
एयरपोर्ट्स को अर्न भी तो करना है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि इट डजंट मैटर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी का एयरपोर्ट हो या फिर प्राइवेट एयरपोर्ट हो, सबका गोल है कि आप अर्न करोगे। और ये जो फ्लाइजी जो डेटा बना रहा है या जो डेटा एक बोलते हैं कलेक्ट कर रहा है, जो आज तक इंडस्ट्री में नहीं किया लोगों ने, ट्राई किया होगा ये बात नहीं, बट वी आर मेकिंग दैट थिंग हैपन एट अ प्रैक्टिकल वे। दिस इज थिंग जो काफी बोल रहे हैं सॉलिड चीज है इंडस्ट्री के लिए ग्रो करने के लिए। एब्सोल्युटली राइट सर। एंड मैं एक्चुअली आपकी बात से एग्री करता हूँ कि आज है ना लाइफ काफी फास्ट हो गई है। इसका एक एग्जांपल है हमारे पीवीआर में, जब भी हम लोग पहले मूवी देखने जाते थे तो पीवीआर के ऐप में आप पहले से ही पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स बाय कर सकते थे, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होती थी, इंटरवल में आपके सीट पे आके दे दिया जाता। सो जब भी आप ये गेट्स की बात कर रहे हो, इट्स मोर और लेस कि पैसेंजर को क्या चाहिए, वेयर इज द पैसेंजर्स कंफर्ट, इसको ध्यान में रख के डेफिनेटली ये काफी नेक सोच है आपका। सर ऐसा हुआ है कि पैंडेमिक ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी दिए हैं एविएशन इंडस्ट्री को। जैसे जब भी हम लोग पैंडेमिक की बात करें तो बहुत सारे सर्विसेज जो है जो अभी नॉर्मल हो गए हैं, जो अभी डेली फ्लाइट्स के लिए यूज हो रहे हैं और हर एक पैसेंजर को एक्चुअली चाहिए, इट्स अ मस्ट। जैसे एक आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया, या आयाटा ने अभी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए आयाटा ट्रैवल पास के बारे में एक कॉन्सेप्ट रखा है। सो ये जो कोविड के टाइम में आई गई नई नई जो चीजें हैं या नई नई जो सर्विसेज हैं, इनको आप आपके ऐप में कैसे इंटीग्रेट करने देंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रैवलर हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि यूके के कोविड रेगुलेशंस क्या है, या मुझे कितने आरटीपीसीआर टेस्ट कराने, कब कराना है, बिफोर लैंडिंग, आफ्टर लैंडिंग, क्वारंटीन करना है, नहीं करना है। ये सभी जो कोविड रिलेटेड एसेंशियल सर्विसेज है व्हिच आर आल्सो मस्ट फॉर द फ्लाइंग पैसेंजर, इनके ऊपर आप कैसे इंटीग्रेट करने देंगे? जी श्योर। सो इसमें एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहता हूँ आपको। चलो आरटीपीसीआर टेस्ट तो मतलब अगले 2-4 महीने तक रहेगा जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता नेशन वाइड, बट जो हमेशा रहेगा वो है डिजिटल बोर्डिंग पास। अब जो मोबाइल बोर्डिंग पास पहले इतना भाव नहीं मिलता था इस चीज को, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर था एयरपोर्ट्स पे, लोग बोलते एयरलाइंस प्रोवाइड भी करती थी बट लोग यूज नहीं करते थे क्योंकि वो उन्हें नीड ही नहीं पड़ी कि यार अच्छा मेरे पास फिजिकल बोर्डिंग पास तो है, ये वाली चीज। बट अब ये एक बोलते हैं ना कॉमन सी चीज होने वाली है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% ऑफ द पैसेंजर्स मोबाइल बोर्डिंग पास, बट मेजोरिटी ऑफ द वंस मोबाइल बोर्डिंग पास यूज करेंगे। और उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्लाइजी क्या कर रहा है, अभी क्या होता है आपको वेब चेकिंग करना पड़ता है, मतलब मैन्युअली करना पड़ता है। फ्लाइज में हमने जो डेवलप किया है, आप बस अपनी सीट प्रेफरेंस बता दो कि अच्छा ये मुझे आईएल अच्छी लगती है द बैक ऑफ द एयरक्राफ्ट, और जब भी वेब चेकिंग होगा हम पूरा ऑटोमेटिकली उसे कर देंगे, आपका बोर्डिंग पास आपके ऐप में आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत है कि मेरा बोर्डिंग पास करें। क्योंकि अभी भी अगर आप जाते हो तो आपने अगर मैन्युअली किया हो तो जब आप उधर पहुंचते हो एयरपोर्ट के गेट पे, आपको सिक्योरिटी वाले को आपको बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है। तो उसमें ये झंझटबाजी नहीं कि अच्छा मैं फाइल मैनेजर में जाऊँ, ईमेल से खोलूँ या कहाँ से क्या करूँ, है ना। आप बस ऐप खोलो और आपका बोर्डिंग पास आ गया। और वो बोर्डिंग पास ऐसा नहीं कि आप बस दिखाने के लिए, वो एक्चुअली में यूज आप कर सकते हो। आप मान लो कि बोर्डिंग गेट पे हो तो बोर्डिंग गेट पे सेल्फ बोर्डिंग गेट्स जो है वो काफी यूज होने वाले फ्यूचर में भी। बस टैप करो और चले जाओ, बस वो जो क्यूआर कोड या बार कोड जो भी होगा आप स्कैन करो और चले जाओ। तो ये चीज में फ्लाइजी ये कर रहा है और जो कि आने वाला है काफी नॉर्मल है। और जैसे आपने कहा कि आईटा ट्रेवल पास, तो आईटा ट्रेवल पास एक बहुत अच्छी चीज है, बट मुझे जो लगता है पर्सनली लगता है मुझे कि थोड़े इनिशियल स्टेज में अभी वर्ल्ड वाइड इतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और इसे थोड़ा और जानने की जरूरत है। क्योंकि आईटा, मैं ये नहीं बोलूंगा मतलब कोई बुराई नहीं कर रहा, बट हाँ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आईटा ने निकाली है जो बहुत अच्छी थी, नो डाउट बहुत अच्छी थी, बट इम्प्लीमेंटेशन इतना नहीं हो पाया। और जिसका एक एग्जांपल जो मैं आपको पहले दिया था बैगेज ट्रैकिंग वाला, बहुत कम एयरलाइंस ही कर पाई उसे, और स्पेशली वो एयरलाइंस ही है जो वेस्टर्न एयरलाइंस है, डेल्टा, अमेरिकन, ये यूनाइटेड, इतनी मतलब जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस है ना। तो ट्रैवल पास हमें इम्प्लीमेंट करने का हमने सोचा है, बट कैसे करेंगे इसके ऊपर थोड़ा हम वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ा और समझ रहे, है ना उस चीज को। और एक बहुत अच्छी जो चीज है, शायद से आपको भी पता होगा, जो डीजी यात्रा प्रोग्राम है, आई एम नॉट श्योर गवर्नमेंट साइड से इसका क्या स्टेज है, मतलब बट इतना जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसे जल्दी थोड़ा पेंडेमिक कंट्रोल में हो जाए, थोड़ी चीजें मतलब हो जाए सही, फिर गवर्नमेंट पक्का इसे जल्दी क्या इम्प्लीमेंट करेगी।
और उसमें भी क्या बोलते हैं, वी आर मेकिंग फ्लाइजी की इन सच अ मैनर कि आप बस एक बार टिकट बुक कर लो और बाद में भूल जाओ, सब कुछ आपका अपने आप ऐप पे अपने आप हो जाएगा, आपको कोई चीज़ का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और यू जस्ट नीड टू डू बैक पैक करो और चले जाओ। ब्रिलियंट ब्रिलियंट सर। जब भी हम लोग इतने सारे रेवोल्यूशनरी चीजें के बारे में बात करते हैं, इसके लिए एक बड़ा जिगरा चाहिए, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जो बोलना आसान है, करना मुश्किल है। और एविएशन इंडस्ट्री में तो ये और भी मुश्किल है, इनके अप्स एंड डाउन्स बहुत है। सो हाउ डू यू सी एंटरप्रेन्योरशिप इन एविएशन? एविएशन में एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कर सकते हैं? क्या वो चीजें हैं जो मस्ट हमको करनी चाहिए, क्या वो चीजें हैं जो हमको अवॉइड करनी चाहिए? एविएशन में जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि इंडियन एविएशन स्पेशली स्टार्टअप्स इतने हैं नहीं, मैं शायद से नहीं जानता, मतलब जो अपने फिनटेक में है जैसे पेटीएम है या फिर फोन पे, इतने बड़े बड़े फिनटेक में स्टार्टअप्स, या फिर क्या बोलते हैं आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री में ले लो ओला, या इतना बड़ा कोई एविएशन इंडस्ट्री में अभी तक स्टार्टअप नहीं आया है। और रीजन उसका जो मुझे लगता है वो यह है, लोगों को पता नहीं इंडस्ट्री कितनी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब भी आप एविएशन सुनते हैं आपके दिमाग में बड़ी चीज आती है, थोड़ा है बड़ा, है बड़ी चीज है, एयरक्राफ्ट बड़े होते हैं, एयरलाइंस इतनी मतलब कंपनीज बड़ी होती है, बट लोगों को ये लगता है कि एक छोटा स्टार्टअप कैसे सस्टेन कर पाएगा। और ये थोड़े वक्त पहले जो मुझे लगता है कि फिनटेक में था, फिनटेक में मतलब मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में, क्योंकि उधर लगता था बड़े बड़े बैंक्स, इंडिया में बहुत बड़े बड़े बैंक है, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई, इतने बड़े बड़े बैंक में छोटे आप कहाँ से सस्टेन कर पाएंगे। पर आज आप देखो एक छोटा सा स्टार्टअप जो एक रिचार्ज के उससे स्टार्ट हुआ था, पेटीएम, अब वो पूरा एक बैंक है। तो एविएशन इंडस्ट्री भी वही फेज से जो मुझे लगता है गुजर रहा है। और स्पेशली एविएशन में जो एविएशन स्टूडेंट्स है, उन्हें ना हम लोगों से ज्यादा पता है एविएशन के रूल्स रेगुलेशन के बारे में। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया या फिर आपका ग्राउंड हैंडलिंग हो गया, इन सब के बारे में मैं पढ़ने जाऊंगा, मुझे टाइम लगेगा, पढ़ तो लूंगा बट टाइम लगेगा। एविएशन इंडस्ट्री स्टूडेंट्स का तो ये आई वुड से रोज का पढ़ना लिखना, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और आप कैसे समझोगे, जो मुझे लगता है मतलब हमारे जो इंटर्न्स है वो भी एविएशन में ही मतलब बीबीए ही कर रहे हैं, एविएशन में बैचलर्स कर रहे हैं। तो जो मुझे उनसे समझ में आया कि एक चलो थियोरेटिकल नॉलेज आप दे दो, और ये हर जगह होता है, मतलब नॉट ओनली एविएशन, एक कोई भी आप फील्ड में चले जाइए इंडिया में, इंजीनियरिंग हो या कहीं भी, थियोरेटिकल नॉलेज दे दो, बट जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दोगे ना, तब तक नहीं समझ में आएगा। एविएशन में मुझे लगता है प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सकती है केस स्टडीज से, बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडीज से, क्योंकि बहुत सारी चीज हो रखी है दुनिया में। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं अगर लूं, तो एनएफसी टेक्नोलॉजी है, मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसमें मैं बोलूँ जैसे फोन है, मैंने टैप किया और हो गया, है ना। ये चीज अभी मतलब पेमेंट्स के सेक्टर में भी इंडिया में आ रही है, गूगल पे ये सब एनेबल कर रहे हैं इस चीज को। बट 2006 या 7 में या 8 में ऐसा कुछ था, टाइम था, जापान ने फर्स्ट टाइम बोर्डिंग पास में इम्प्लीमेंट की थी, जो जे जे ए एल या जे एल है, मैं नाम याद नहीं जापान रहा, एयरलाइंस, जापान एयरलाइंस, हाँ, वो जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम ही किया था, और नहीं पता लोगों को, है ना। ये लोगों क्योंकि वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट उसके भी रीजन थे, क्योंकि आज से 15 साल पहले, 15 साल पहले वो चीज हुई थी, बट हुआ था। अब उसमें क्या चैलेंजेस आए, ये एक एविएशन वाला स्टूडेंट चीज समझ सके, क्योंकि टेक्निकलिटीज जानता है उस चीज की, है ना। और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि जो इंडस्ट्री हम सोचते थे पहले, बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत रेगुलेटेड है, नो डाउट, बट उसमें देखो आज कितने, नॉट ओनली फिनटेक, मतलब पेटीएम इनकी बात नहीं कर रहा मैं, नियो बैंकिंग जो टीनेजर्स के लिए स्पेशली है, उसके लिए बहुत छोटे छोटे ना नीश खुल रहे हैं। वैसे एविएशन का है, एविएशन में अभी हमें तीन ही चीज बड़ी दिखती है, एयरपोर्ट, एयरलाइन, और चलो कोई माने तो पैसेंजर्स को ले लेते हैं, बट छोटा छोटा बहुत है इसमें। मास्टर कंसेशनर्स हो गए आपके, आपका हो गया ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ, उसे देखिए अभी भी ना एविएशन में स्पेशली इंडिया की अगर बात करो, हम वही यार पुरानी चीजें यूज कर रहे, पुराने तरीके यूज कर रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, नो डाउट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अच्छा हो रहा है एविएशन का, बट टेक्नोलॉजी नहीं हो रही। इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं बोलूँ कि यार आप बैंगलोर एयरपोर्ट देख लो कितना सुंदर है, दिल्ली कितना सुंदर है ना। उसमें वो बना देते कि अच्छा क्या बोलूं, इधर ये कर देते, ये सुंदर बना देते, ऐसे कर देते। बट जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप यही चीज को चेंगी एयरपोर्ट से कंपेयर करो,
जो वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट मुझे भी लगता है मतलब वर्ल्ड में, अलग लेवल का है उसने, अलग लेवल। और वो कैसे बना, मैं बात कर रहा था, मैं दो चार लोगों से मेरी मीटिंग हुई थी जो चेंगडी एयरपोर्ट पे काम करते हैं, उनके तो स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ी मतलब कोई भी बड़ा ग्रुप जैसे चेंगी ग्रुप जो है बहुत बड़ी कंपनी, और बड़ी कंपनी के साथ क्या होता है वो इनोवेशन इतना नहीं अच्छा कर पाती। अब इंडिया में भी वो फेज आ रहा है कि एविएशन में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है बट वो इतना इनोवेशन नहीं कर पाएगी, और स्टार्टअप्स को भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। बहुत छोटा सा एक फिर से एग्जांपल अगर मैं दे लूं कि आपका मतलब इंडिया में कितना फीजिबल है कि जो बैगेज वाला होता है कि आप घर से बैगेज ले लो और आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दो, कोई डाउट नहीं, कोई मतलब झंझटबाजी नहीं। ओके, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर पढ़ने जाते, जो सालों के लिए जाते पढ़ने या फिर रहने जाते दूसरे देशों में, जिनके पास बहुत सारा सामान होता है, या फिर विदेश से वो इंडिया आ रहे हो, तो क्योंकि अगर आप 4-5 साल रह के आए हो कोई जगह पे तो सामान भी ज्यादा होगा, तो ऐसा तो नहीं सारा उधर दान करके आ जाओगे, लेके आओगे आप। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें ना बहुत है जहाँ अपॉर्चुनिटीज है एविएशन में, और एविएशन स्टूडेंट्स को बहुत एज होती है, मतलब क्योंकि उन्हें टेक्निकलिटी समझ में आती है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं इस चीज में। वेरी गुड थॉट आपके इसके ऊपर है। आपने बोला कि एविएशन स्टूडेंट्स के पास एक पर्टिकुलर एज है बिकॉज ये इंडस्ट्री को पढ़ते हैं, डे टू डे बेसिस पे इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इसके अलावा एक कौन सा ऐसा गोल्डन एडवाइस रहेगा जो आप एविएशन स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? सो एडवाइस से पहले एक चीज जो मैं लास्ट क्वेश्चन में मेंशन करना भूल गया, एक और स्टार्टअप है, मैं स्टार्टअप का नाम भूल गया बट वो यूरोप बेस्ड स्टार्टअप है। वो क्या बनाता है, बैक टैग बनाता है। बैक टैग इन द सेंस आप ट्रैक कर पाओ जो मतलब आपका बैग कहाँ है, मतलब वो आपको वो शायद से ब्लूटूथ उस पर काम करता है, मतलब टेक्नोलॉजी पे। उसमें क्या होता है बस अपने बैग पे वो टैग लगा दो, है ना, फिर जब भी आपका मतलब वो जो बेल्ट पे आएगा तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। एक दूसरा स्टार्टअप है हाँ, जो क्या कर रहा है, जो बैगेज टैग भी हटा रहा है। उसमें वो बोलता है कि अच्छा ये आप बैग टैग लो जिसमें एक एलईडी सॉरी एक स्क्रीन है, नॉट एलईडी स्क्रीन, एक नॉर्मल सी स्क्रीन है ना, और उस पर आपका सारा फ्लाइट डिटेल्स आ जाएगा। अब वो लोग जिन जो भी है, मतलब मुझे ना स्टार्टअप का नाम याद आ रहा है ना फाउंडर्स का नाम याद आ रहा है, एकदम रैंडम है, बट इतना मुझे पता है वो एविएशन के स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने एक से बात की थी। तो उन्होंने मतलब वो जहाँ से आयरलैंड में कहीं से बैचलर्स ऑफ एविएशन किया था, उधर ही उन्हें ये चीज पता चला। तो जब बाहर वाले एविएशन स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो इंडिया वाले भी कर सकते हैं। और जो गोल्डन एडवाइस एक है, मतलब प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा, मतलब ऐसे नहीं मोटिवेशन वाली, तो यार ऑब्वियसली वो तो है ही, जो प्रैक्टिकल एडवाइस जो मेरी एक एविएशन स्टूडेंट के लिए क्या है, केस स्टडीज पढ़िए। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, पूरा आप सर्च कर सकते हैं, और जो पढ़ो उससे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का आप ट्राई कीजिए कैसे कर सकते हैं। और इसमें बहुत हेल्पफुल जैसे आप जैसे जो उड़ान एविएशन अकेडमी वो कर सकते हैं, प्रोफेसर्स कर सकते हैं, कॉलेजेस कर सकते हैं, क्योंकि जब एक स्टूडेंट ले जाता है कि यार ये चीज़ मैंने पढ़ी, ये मुझे लगता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो प्रैक्टिकल होता है ना। अगर मैं बोल देता हूँ, मतलब कोई स्टूडेंट बोलता है मुझे एटीसी को मतलब जो एविएशन ट्रैफिक कंट्रोल है उसे और एफिशिएंट बनाना है, कैसे बनाना है, ये तो सब सोचते हैं मुझे एफिशिएंट बनाना है, कैसे बनाना है, उसके लिए आप पढ़िए। और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है एविएशन सेक्टर, मतलब मैं तो काफी कुछ स्पेशली जो पैसेंजर साइड का जो है, और पैसेंजर साइड का इतना इंपॉर्टेंस है क्योंकि जैसे एसीआई जो है, एसीआई ने स्पेशली एक अपना बोलते हैं डिपार्टमेंट बोलो या फिर एक चीज बोलो, ये एसक्यू बना दिया है, मतलब एयरपोर्ट सर्वे काउंसिल है, जिसमें वो पैसेंजर एक्सपीरियंस और उनकी सर्विस पे फोकस करते हैं। तो केस स्टडीज पढ़िए, वो सारी चीजें पढ़िए, और प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है वो चीज एक्सप्लोर कीजिए। डेफिनेटली राइट। एंड ये भी हमारी यही कोशिश है उड़ान एविएशन एकेडमी में कि हम लोग कभी भी कोई भी नीश सब्जेक्ट ले, जैसे एयरलाइन फ्लाइट प्लानिंग हो गया, तो हम उसकी थियोरी ना रटाए बच्चे लोग, यू नो उनको केस स्टडीज दे कि ब्रिटिश एयरवेज अपने जहाज कैसे सिलेक्ट करता है, या इजी जेट अपना फ्लीट प्लानिंग कैसे करता है। इंडिगो के पास आज इंडिया में 300 प्लस जहाज क्यों है, और जबकि उनके साथ जो बाकी एयरलाइंस चालू हुए हैं जैसे स्पाइस जेट वगैरह, वो इतने कम एयरक्राफ्ट के साथ क्यों है। तो ये पूरा जो अप्रोच है जो आपने बोला है कि केस स्टडी का जो अप्रोच है, आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट एट उड़ान। राइट सर,
काफी सुभाषिश जी, सेशन। हाँ हाँ सर बोलिए। जैसे आपने वो फ्लीट का लिया, तो मैं फ्लीट में कल या परसों ही पढ़ रहा था ये चीज, है ना। तो एक बहुत अच्छा चीज मैंने पढ़ी थी कि जो एमिरेट्स है, एमिरेट्स के पास वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट आता है, A380 मतलब, और उसके पास शायद से एयरबस के ज्यादा है, बट तो अभी वो सस्टेन कर रहा है। वो कैसे सस्टेन कर रहा है उसके बारे में बहुत अच्छा एक रिपोर्ट बताया गया था। दूसरी बात, एक था स्पिरिट एयरलाइन है, यूरोप बेस्ड है या यूएस फिर, बेस्ड है स्पिरिट एयरलाइन। हाँ, तो उसके पास नैरो बॉडी, वो स्टार्ट हुआ था एक क्या बोलते हैं ना, फुल फ्लैश कैरियर के रूप में। जो स्टार्ट किया गया था उसे फुल फ्लैश एमिरेट्स या मतलब डेल्टा के, हाँ सॉरी, वो शायद से अमेरिकन एयरलाइंस है, अगर मैं गलत हूँ तो माफ कर देना, मैं थोड़ा बहुत याद आ रहा है, बट वो स्टार्ट हुआ था वैसे एक फुल फ्लैश कैरियर के हिसाब से, है ना। बट धीरे धीरे जब उसे पता चला, वो एक उसने अल्ट्रा जो लो कैरियर्स होते हैं ना, ULCC जिसे हम कह लेते हैं टेक्निकल कोर्स भाषा में, कैरियर्स, राइट। तो उसने ना जो लैटिन अमेरिका वाला जो ट्रिप, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका से जो साउथ अमेरिका की जो जर्नी थी, बहुत ज्यादा चीप कर दी। और अभी वो क्या कैसे मतलब सस्टेन कर रहा है अपने आप को। उसके पास बहुत कम एयरक्राफ्ट है, तो अभी उसे प्रॉब्लम हो रही सस्टेन करने में अपने आप को। तो ये सारी जो केस स्टडीज है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छी भी होती है, बहुत ज्यादा नॉलेज देती है आपको। डेफिनेटली सर, एंड हम भी हमारे स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहेंगे कि जितना हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच रखें हमारी लर्निंग की तरफ, उतना बेटर हो। राइट सर, उड़ान एविएशन एकेडमी में हम लोग एक सेशंस करते हैं हमारे हर एक पोस्ट के साथ, जिसको हम लोग रैपिड फायर राउंड, ओके। ठीक है। सो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उनके रैपिड फायर राउंड के हिसाब से हाँ, आंसर कोशिश करूंगा मैं ज्यादा लंबा ना चला जाऊँ, क्योंकि मैं ज्यादा डीप चला जाता हूँ कोई कोई बातों के अंदर। राइट सर, तो जैसे आपने बोला कि ऑनलाइन चेकिंग, तो मैं ये क्वेश्चन तो आपको नहीं पूछूंगा कि ऑनलाइन चेकिंग वर्सेस ऑफलाइन चेकिंग, आप ऑनलाइन चेकिंग ही बोलोगे, आप फ्लाइजी से ही ऑनलाइन चेकिंग करो। हम्म, लेकिन आपने ऑनलाइन चेकिंग कर ली, उसके हम्म, बाद आप बैग ड्रॉप करोगे या आप सीधा कस्टमर सर्विस एजेंट के पास, जहाँ पे एक कस्टमर सर्विस एजेंट बैठा है, उनके पास जाके आप बैग ड्रॉप करोगे। सो विल यू यूज द सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप और विल यू यूज द स्टैंडर्ड बैग ड्रॉप ऑप्शन अवेलेबल एट द ऐसा बस। सेल्फ सर्विस? ठीक है। क्यों सेल्फ सर्विस? वहाँ पे तो आपको किसी एक अच्छी यू नो एयरलाइन स्टाफ के साथ बात करने का मौका मिलेगा, बैक ड्रॉप ही यूज करें। देखिए, इसमें एक होता है कि हाँ, मतलब जो बात करने वाली वो बात एक हो गई, बट कितना फास्ट है उधर। मुझे जो जाना, मैं फ्लाइजी के परस्पेक्टिव से जो जो हम बना रहे फ्लाइजी में, आप जाओ, बैग ड्रॉप कीजिए, अगर आपको ओवर बैगेज हो गया, ऐप से पेमेंट कीजिए और हो जाएगा। कोई झंझटबाजी नहीं आपकी। उधर आप जाओगे, पहले जो फ्लाइट जो भी अटेंडेंट होगी मतलब काउंटर पे, उन्हें आप अपना बोर्डिंग पास दोगे, अपने आप ID कार्ड दोगे, सब कुछ दोगे आप उधर, वो बैग टैग प्रिंट करेंगे, सब कुछ करेंगे। एक टाइम लगता है। राइट। और अगर एक्सेस बैगेज आ गया तो वो वाली चीज बाद में और टाइम लग जाएगा आपको। तो आप उधर जाओ, बस बैग अगर आपका एक्सेस हो गया तो फोन से पेमेंट कीजिए और बस हो गया पूरा। डेफिनेटली राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस फुल टाइम जॉब। एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली। राइट राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी के ऊपर है। इज टेक्नोलॉजी या जॉब क्रिएटर और जॉब एलिमिनेटर? क्या ये जॉब क्रिएट करता है या जॉब एलिमिनेट करता है? देखिए, इट्स अ जॉब क्रिएटर फॉर द स्किलफुल पीपल एंड इट्स अ जॉब एलिमिनेटर फॉर द अनस्किलफुल। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड सर। आई मीन हमको टाइम के साथ साथ अपडेट करना पड़ता है खुद को भी, ताकि हम जी लोग खुद को स्किल ब्रैकेट में रख सकें। वेरी वेल सेड सर। आपकी फेवरेट एयरलाइन कौन सी है? मैं लो कॉस्ट एयरलाइंस के नाम लूंगा, इंडियन बेस्ड, स्पाइस जेट या इंडिगो? जी। ओके, एंड मेरा लास्ट सवाल है, एविएशन इंडस्ट्री जो अभी करंटली पैंडेमिक से जा रही है, ये कब बाउंस बैक होगा? 3 साल में, अगले 3 साल में, अगले 5 साल में? और देखिए, जो डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक जो मुझे लगता है अगले साल के जो समर टाइम आएगा 2022 का, तब तक बढ़िया बढ़िया, तो मतलब 80-90% तक प्री कोविड ट्रैफिक चला जाएगा। इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं, तो डेट वुड टेक अराउंड मिड ऑफ 2023 और एंड ऑफ 2023, जो इंटरनेशनल ट्रैफिक की बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफी इंसाइटफुल सेशन था ये। थैंक यू। एंड थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातें हमको पता चली है आपकी सेशन से। ये एक ऐसा चीज है ना सर, एविएशन इंडस्ट्री का, जो जनरली पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ।
these are behind the scenes things कि ऐसा भी कुछ हो रहा है एविएशन में, लोगों को पता नहीं होता है. डेफिनेटली मैं हमारे सभी लिसनर्स को आई विल रिक्वेस्ट देम कि जब भी आप ट्रैवल करें, यूज द फ्लाइजी ऐप, लुक एट द एक्सपीरियंस, एंड प्लीज डेफिनेटली गेट बैक टू पीपल लाइक दीपक जो इस ऐप को और बेटर करने में ऑलवेज दे आर लुकिंग फॉर फीडबैक. तो आप इनको फीडबैक दीजिए कि ये कैसा है कैसा नहीं है. I mean, personally, I'm looking forward to as to what Flyzy holds for aviation industry in India. I'm sure that it will do a very huge market disruption. Yeah, thanks a lot. And अगर किसी को भी मुझसे कांटेक्ट करना है तो LinkedIn पर अवेलेबल हो. You can just ping me on LinkedIn. लोगों से बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और स्पेशली अगर एविएशन एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है, मैं रातों रात बात करता हूँ, मतलब पता भी नहीं चलेगा, इतना टाइम चला जाएगा. Right. Thank you, Deepak ji. हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you so much. Thanks.